सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजने का निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, ज्यादातर विधायक लाने के पीछे मंशा रहती है कि जो कानून है उनका सरलीकरण करना। नारों में भी ये बातें, दिल्ली की सरकारों में भी ये बातें, यहां भी ये बातें, पर इस बिल में सरलीकरण की जगह जटिलता ही पढ़ने से समझ में आती है। उसके बावजूद भी सरकार ने ये बिल क्यों लेकर आई है वो सरकार अच्छी तरह से जानती है, उनकी मंशा क्या है। जो उद्देश्य जिनके कारण ये बिल लाया गया है, उद्देश्य और कारणों में जनसांख्यिकी संतुलन और अनुचित समूहीकरण। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये संपत्ति की दरें तय कौन करता है? क्या संपत्ति की दरें हमारे देश में सरकारें तय करती है? नहीं, संपत्ति की दरें तय करती है बाजार। और बाजार किस आधार के ऊपर तय करती है वो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाजार संपत्ति की दरें वहां कौन रहवास कर रहा है उस आधार पर करती है या नहीं करती है? उस आधार पर करती है सर। किसी भी शहर के किसी भी मोहल्लों के अंदर जाकर अपन लोग इस बात का आकलन करें तो उस मोहल्ले के जमीन की कीमत तय करना का बाजार का आधार रहता है कि उस मोहल्ले में कौन रह रहा है। मंत्री महोदय जिस शहर में आज से आते हैं, संसदीय मंत्री महोदय जिस मोहल्ले में ये रहते हैं, सरदारपुरा, उस सरदारपुरा और शास्त्री नगर की जमीन की कीमत जोधपुर शहर में सबसे अधिक है। क्या उसको रोक सकेंगे हम? नहीं रोक सकेंगे। वो संसदीय मंत्री महोदय जी की समझदारी थी कि उस डेमोग्राफी के का आकलन कर और संसदीय मंत्री जी ने वहां जमीन ले ली। उस जमीन के कीमत बढ़ रही है। उनके बिल्कुल पड़ोस के अंदर घाचियों का मोहल्ला है, भीमराव जी भाटी, उस जमीन की कीमत वहां से 10 गुनी कम है। भीमराव जी भाटी के मोहल्ले में नहीं ली ये समझदारी। तो ये समझ कौन तय करवाती? ये समझ बाजार तय करवाती। उसके विपरीत हम लोग ये कूतर्क देकर कि हम वहां की जमीन की कीमत का संरक्षण किसी कानून से लेकर आई, ये लोकतांत्रिक देश और संविधान के मार्फत से हम लोग नहीं ला सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर ही है। हां, आप संदेश क्या देना चाहते हो? संदेश अगर आप देना चाहते हो तो समुदाय के बीच के अंदर दूरियां कहां, तो उस संदेश के अंदर आप जरूर सफल हो सकते हैं, पर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये जहां भी इस तरह का कानून बने हुआ है, क्या वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत ठीक है? नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है? नहीं, ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। आज पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान को इस नजरिए से देखा जाता है कि सुरक्षित जगह है, भाईचारा। कोविड के वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश दूसरे प्रदेश से किसी प्रदेश के अंदर आने की मंशा किसी की बनी इस देश के अंदर, वो राजस्थान है। और मैं सतर्क करना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस बिल के माध्यम से सबसे ज्यादा अधिक नुकसान अगर कोई कर रहा है तो ये बिल जो बहुसंख्यक वाद की ये बात करें जिससे मैं भी आता हूं, हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये भावनाओं के आधार के ऊपर आप ये
बिल के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हो, पर कोई भी व्यवहारिक तर्क के माध्यम से यह सही फैसला नहीं। ये डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के अंदर कभी भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ? नहीं हुआ। देश के मोहल्ले में हुआ या नहीं हुआ? मैं जहां बाड़मेर से आता हूं सभापति महोदय, वहां जिनगरों का मोहल्ला है। आज मेरे पड़ोस के जिनगरों के मोहल्ले के अंदर 50% से ज्यादा दूसरे धर्म, जैन धर्म के लोग आ गए हैं। पूरे के पूरे वो 100% से 50% डेमोग्राफिक चेंज हो गया। क्या सरकार को दखलंदाजी देकर और उनके संरक्षण के नाम के पर ये रोकना चाहिए? कहीं भी किसी भी तर्क के आधार पर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आप निर्णय ले लो। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार के आधार के ऊपर उन लोगों ने अपना जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन लेने कि उस जमीन के अंदर, उस प्लॉट के दरों के अंदर वहां 10 गुनी जमीन मिल रही थी, उस आधार के ऊपर उन्होंने जमीन बेचकर और दूसरी जगह जमीन ली। क्या इस देश के अंदर डेमोग्राफी कभी चेंज नहीं हुई? इस देश के अंदर जिस बहुसंख्यक धर्म की अपन लोग बात कर रहे हैं, संसदीय मंत्री जी आप और मैं आई हैं, एक वक्त था हम लोग अल्पसंख्यक थे, जो आदि शंकराचार्य को हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं और उनको एक आदर्श के तौर पर लेते हैं। उस काल में और उसके बाद में डेमोग्राफी चेंज हुई और अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हुए, वो हम लोगों के अनुकूल थी, इसलिए आज उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अगर तर्क के आधार पर, फैक्ट और फिगर के आधार के ऊपर अगर बात करें तो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल अलग है। पर सिर्फ तुष्टीकरण का संदेश देने के लिए इस तरह का बिल लेकर आए। इस प्रदेश को कितने बिलों की आवश्यकता है? आप मोबाइल, टैबलेट की, लैपटॉप की बात कर रहे थे, उस समय भी हाथ जोड़कर मैंने आग्रह किया कि खेजड़ी का बिल लेकर आऊं, पर खेजड़ी का बिल लेकर नहीं आ रहे हैं कि उसमें भावनाओं का टकराव नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा संरक्षण किसको मिल रहा है, जिसके कारण आज हम लोग मानव के तौर पर जिंदा है, संसदीय मंत्री जी और मैं। वो खेजड़ी का बिल नहीं लेकर आएंगे, वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। पर इस तरह का बिल लेकर आए, इस बिल के माध्यम से, सदन के माध्यम से राजस्थान को बताना कि कितने इस तरह के केसेस हुए जिसके कारण इस बिल की आवश्यकता रही। निरंकुश की बात कर रहे हैं, अपील और रिव्यू का पूरा अधिकार आपने प्रशासन को दिया। इस सदन को अधिकार नहीं है प्रशासन के संदर्भ में अंगुली उठाने का। निरंकुश किया किसने? एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी किस विभाग में? एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी किसी विभाग के लिए है? देश के अंदर ज्यादातर राज्यों के अंदर एसडीएम राजस्व मंत्रालय में आता है और इस सदन के बहुमत ने यह तय किया कि एसडीएम की अकाउंटेबिलिटी राजस्व विभाग से में नहीं होने चाहिए। और वो अधिकारियों, वो सीएमओ क्या है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए वो आरएस की ट्रांसफर तक नजर रख ही नहीं सकता। तो वहां बैठे हुए जो आईएएस है उन तक किसने दिया? सदन के बहुमत ने दिया। निरंकुश किसने किया? सदन के बहुमत ने उनको निरंकुश किया। अगर हम लोग ये मूल जड़ तक जाना चाहते हैं कि एसडीएम को निरंकुश से अंकुश, प्रशासनिक अंकुश, तो ये अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे पड़ोसी विधायक ने जो सवाल उठाए राजस्व के संदर्भ में या राजस्व विभाग के संदर्भ में, आज राजस्व विभाग के अंदर किसी को अधिकार है? ये बोर्ड बना दिया गया। ये बोर्ड का खेल क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये यूडीएच के अंदर हाउसिंग बोर्ड क्यों है? ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों है? ये एनर्जी मंत्रालय के अंदर ये निगम क्यों है? सभापति महोदय, अगर इन बोर्ड को किसी मंत्री को चेयरमैन बनाने की आवश्यकता नहीं हुई
तो हमारी सरकार ने यूडीएस मंत्री को बोर्ड का चेयरमैन क्यों बनाया? शांति धारीवाल जी को हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने बनाया। पर हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से कि इन बोर्ड के माध्यम से हम लोग जो गवर्नेंस है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, आज अधिक यहां मंत्री खड़े होकर तो पंडित जी जवाब दे सकते हैं, पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है। क्या इस सदन के अंदर चर्चा कर हम लोगों को तय नहीं करना चाहिए कि ऑटोनोमस और बोर्ड के माध्यम से जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डाइवर्ट कर चंद लोग, आज कोई भी प्रदेश के समझदार व्यक्ति क्या सवाल करता है किसी भी प्रदेश में कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? हर आईएएस के जहन में एक ही सवाल रहता है कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, उससे मैं संपर्क और संबंध कैसे रखूं? जो सरकार है, कैबिनेट, किसी से निष्पक्ष आईएएस से आप जाकर पूछ लो, कोई भी ये रुचि नहीं रखता है कि सरकार चलाने वाले कैबिनेट का सदस्य कौन रहेगा। सरकार कैबिनेट से रहती है। तो जो अकाउंटेबिलिटी की हम लोग बात करते हो, अकाउंटेबिलिटी तय करने का अधिकार किसमें? वो हम लोगों के बहुमत के है। वो हम लोग खुद मौन सुन हो जाते हैं जब ये सवाल बिजनेस रूल में अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास है? सभापति महोदय, वो कैबिनेट के पास है। ईमानदारी से उस कैबिनेट में ये सवाल कितने ने उठाया कि ये बिजनेस रूल को हमको बदलना चाहिए? वो सवाल नहीं उठाएंगे जब तक अमूल चूल उन सवालों का उत्तर हम लोग नहीं ढूंढेंगे। तो अंगुली उठाकर ही हम किसी भी अधिकारियों के अंदर इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो फाइलों का, नोट शीटों का ये उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छे फाइल और नोट शीट भी बनी हुई है, वो कोई भी मंत्री उठाकर यहां बात नहीं करेगा। कई काबिल अधिकारी नोट शीट बनाकर, और मैं उदाहरण मेरा खुद के राजस्व मंत्रालय के टाइम में लेना चाहता हूं। मेरे साथ जो राजस्व सचिव थे संजय मल्होत्रा, मैं इन अधिकारियों में से सबसे काबिल अधिकारियों में से उनको एक मानता हूं। वो अलग बात है कि हमारी सरकार उनसे खुश नहीं थी। यस कृपलानी जी, आपका ऑब्जेक्शन तो डिस्टर्ब मिनिस्टर के संदर्भ में ही था। गोविंद डोटासरा जी की यह गलती थी कि जो डिस्टर्ब विधायक है उनके बारे में बोलना चाहिए था, सिर्फ डिस्टर्ब मंत्रियों के बारे में कैसे बोल रहा था? आपने डोटासरा जी की तरफ इशारा करके कहा डिस्टर्ब विधायकों के लिए भी बिल लाएंगे। नहीं, वो तो डिस्टर्ब विधायक है जो डिस्टर्ब होकर खड़ा हुआ है। कृपलानी जी जैसे, उनके संरक्षण के लिए भी कोई विधायक लाने के लिए इन्होंने बोला और वो सरकार लाई, ये मेरा उनसे निवेदन है। तो वो रेवेन्यू के संदर्भ में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट में एक प्रस्ताव आया कि रेवेन्यू बोर्ड को दो टुकड़े, न्यायिक और प्रशासनिक के अंदर बांटा जाए और डायरेक्टरेट के तौर के ऊपर रेवेन्यू बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिवली डायरेक्टरेट हो और न्यायिक तौर के ऊपर वो है। पर हमारे उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी महोदय जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उस वक्त तो उनकी रुचि राजनीति में थी। आज राजनीति में, तब उनकी रुचि एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने ये तर्क दिया कि वहां वकील सहमत नहीं। वह वकील क्यों नहीं सहमत? उसी बिल्डिंग में अजमेर में करने के लिए, पर करना नहीं, उससे अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। इस तरह के एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की चर्चा कर हम प्राथमिकता तय करें सदन के अंदर। इस तरह से हम अपना समय और क्षमता इन भावनात्मक तौर पर, जिससे हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उनमें व्यर्थ नहीं करें। सभापति महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे देश की सरकार को तेल खरीदने का अधिकार तो दिलवा दो। मेरे देश के सरकार को तेल खरीदने का अधिकार भी खुद के पास नहीं है। वो भी ट्रंप और अमेरिका तय कर रहा है कि मेरे सरकार का तेल कब और कैसा, वो 1 महीने की छूट से करवा रहा है। ये जिन प्लॉट के, जमीन के संरक्षण के संदर्भ में कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वो
तेल की खरीद का अधिकार हमारे देश को सरकारें नहीं दिला पा रही है, वो भी 1 महीना उनके रहमो करम के ऊपर वो हमको मिल रहा है। और आप लोग सिर्फ भावना भड़काने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ऐसे बिल लेकर आ रहे हो। मेरा निवेदन है कि जनमत रविंद्र सिंह भाटी संघ के लिए इसको आप भेजो। धन्यवाद। जय हिंद।